तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव नौकरी ऑफिशियल। तो आज की क्लास में हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कि स्टैटिक जीके का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम इंडियन क्लासिकल डांस भी बोलते हैं, इसी को कवर करेंगे और इससे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कला एवं संस्कृति दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग है और कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। तो ये जो कला एवं संस्कृति है, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, यह मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है और कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। और जो ये नृत्य का उल्लेख है, ये हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। तो नृत्य का उल्लेख हमें कहाँ से देखने को मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमारे वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसी में जो पांचवा वेद है, हम भारत नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद के नाम से जानते हैं। और यहाँ से एक फैक्ट जान लेते हैं कि प्राचीन काल में भीमबेटका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका शैलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी एवं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमय युवती, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, वहाँ का महत्व को दर्शाती है। तो हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज हुआ था, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो आपने मोहनजोदड़ो के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि वहाँ का एक प्रमुख शहर है। तो मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नृत्य करती हुई युवती का जो साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में पॉइंट बनता है कि कांसे की नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। और जान लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो 28 जनवरी 1953 ईस्वी। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 ईस्वी में, 28 जनवरी को। और बात करते हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप है, जिसमें पहला है लास्य और दूसरा है तांडव। तो लास्य जो है वो नारियों के लिए विशेषता है और तांडव जो है ये पुरुषों के लिए विशेष है। और लास्य में भाव एवं रस पर अधिक ध्यान दिया जाता है और लय, और तांडव जो है, तांडव में लय एवं गीत पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है कि इसमें लालितमय भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। और यह जो लास्य है, यह नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। और तांडव जो है, यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है और इसमें लय एवं गीत पर अधिक बल दिया जाता है। और बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने एक और नृत्य को ऐड कर दिया, जो है छऊ जो नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी ने इसको शामिल नहीं किया, इसको शामिल किया गया, छऊ नृत्य को शामिल किया है संस्कृति मंत्रालय ने। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, जो है पहला है भरतनाट्यम, और दूसरा है कथकली, और तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कुचिपुड़ी, पांचवा है ओडिसी, छठा है मणिपुरी, सातवां है कथक और आठवां है सत्रिया। और 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है जिसको संस्कृति मंत्रालय ने शामिल किया हुआ है, वो है छऊ। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि भारत की शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो हम 8 ही बताएंगे। अब इसके बाद सभी एक एक करके सभी नृत्यों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम यह शास्त्रीय नृत्य विद्या का सबसे प्राचीनतम रूप है। तो ये जो भरतनाट्यम है, यह सबसे प्राचीन नृत्य है और जिसका प्राचीन नाम सादिर है। तो हमसे एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? तो सादिर है। और इसका जो नाम है भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो भरतनाट्यम नृत्य का जो नाम पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द दोनों से मिलकर भरतनाट्यम शब्द बना है। और यह नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से, इसीलिए हम इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। तो हम भरतनाट्यम को दासी अट्टम और अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम अन्य नाम से भी इसको इंडिकेट कर दिया है कि दासी अट्टम या अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है भरतनाट्यम को।
दासी अट्टम इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि मंदिरों के देवदासियों के द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य है, इसीलिए हम इसे दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। और इसे पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। तो ये जो भरतनाट्यम नृत्य है, यह जब लुप्राय होने वाली थी तब इन्हें फिर से पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? ई कृष्ण अय्यर को। तो यहाँ से भी हमारे एसएससी में एग्जाम प्रश्न बना हुआ है कि भरतनाट्यम को पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ई कृष्ण अय्यर को। और इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मिणी देवी अरुणेकर को है। ठीक है, तो इसको वैश्विक पहचान किसने दिलाया था? तो रुक्मिणी देवी अरुणेकर। और अगला फैक्ट जानते हैं कि भारतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आवाहन यानी कि इसका स्टार्टअप अला रिपु से होता है और समापन अवस्था तिल्लाना या थिल्लाना से होता है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि भारतनाट्यम जो नृत्य है इसका आवाहन यानी कि स्टार्टिंग किस शब्द से होता है? तो अला रिपु से। और समापन किससे होता है? तिल्लाना से, जिसको हम थिल्लाना के नाम से भी जानते हैं। और भारतनाट्यम को प्रायः तो अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने यहाँ भी पढ़ा कि इसको अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस नृत्य की मुख्य मुद्राओं में से एक कटका मुख हस्त है, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि कटका मुख हस्त जो है यह क्या है? तो यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का चित्र बनाया जाता है। और यहाँ से तो हमारे एग्जाम में हर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम जो नृत्य है इसके सबसे पहले जो कलाकार है ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। इसको आप लोग 3 स्टार कर लीजिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम नृत्य के कलाकार हैं। और दूसरा जो है लक्ष्मी विद्यानाथन। और तीसरा जो है पद्मा सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। और एक अगला जो है ये है अल्ला मिर्लवल्ली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, बहुत बार हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम। और उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यह नृत्य का विद्या नाम आंध्र के एक गांव है जो जिसका नाम है कुचेलापुरम, जो कि कृष्ण जिला में पड़ता है, वहीं से उत्पन्न हुआ है। तो कुचिपुड़ी का व्युत्पन्न कहाँ से हुआ है? एक आंध्र के गांव है जहाँ पर कुचेलापुरम है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। और 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी, जिसको हम आदि गुरु के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य परंपराओं को औपचारिक और व्यवस्थित किया है। तो परंपराओं को औपचारिक और व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? सिद्धेंद्र योगी को। ठीक है, और कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को। तो इन्हें पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को। ठीक है, यहाँ से भी हमारे एसएससी में एग्जाम प्रश्न पूछा हुआ है कि पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है। और यह जो कुचिपुड़ी नृत्य है यह सामूहिक रूप से किए जाने वाला नृत्य है और इसकी प्रस्तुति में भगवत पुराण को आधार मानकर इसके कहानियों को एवं श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है। तो ये जो नृत्य है कुचिपुड़ी, इसमें भगवत पुराण को आधार माना जाता है और इनकी कहानियों को एवं इसमें जो श्रृंगार रस को प्रधानता दिया जाता है। और पीपल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन, जिसे हम तरंगमय के नाम से भी जानते हैं, ये जो इसी में किया जाता है। पीपल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन किसमें है? तो कुचिपुड़ी में। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो तरंगमय के नाम से जानते हैं। और इनके जो प्रमुख कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण सरस्वती, बाला सरस्वती, राधा रेड्डी एवं राजा रेड्डी। और अगला जो है यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान। ये सभी जो कलाकार हैं ये कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला नृत्य जाने से पहले हम कुछ और जान लेते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में कि कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है और वायलिन तथा मृदंग, यहाँ पर मृदंग होगा, वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। और जो गायन किया जाता है वो तेलुगु भाषा में किया जाता है। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसमें संगीत किसमें की जाती है? तो कर्नाटक संगीत किया जाता है, जुगलबंदी की जाती है। और वायलिन एवं मृदंग जो है इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। और इसमें गायन किस भाषा में किया जाता है? तो तेलुगु भाषा में इसमें गायन किया जाता है कुचिपुड़ी नृत्य में। और कुचिपुड़ी की प्रस्तुति में नृत्य की स्वयं को ही गायन की भूमिका को
भी संयोजित कर सकती है। तो इसमें जो नृत्य हो या नर्तकी हो, ये अगर चाहें तो वो खुद खुद ही गाने की जो भूमिका है वो निभा सकती हैं, ठीक है। और 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसे एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ भी किया था, ठीक है। अब कुचिपुड़ी के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद जो अगला नृत्य है वो है कथकली। कथकली भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की तीसरी नृत्य है। कथकली का जो अर्थ होता है वो होता है एक कथा का नाटक, ठीक है। कथकली का अर्थ भी हमसे पूछा जाता है कि जी इसका अर्थ क्या है, तो एक कथा का नाटक। और कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। तो ये जो कथकली है ये पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। और यह नृत्य में अलग अलग पात्रों के चेहरे के श्रृंगार के साथ साथ सिर पर टोपी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी हमारे एसएससी में एग्जाम प्रश्न बना हुआ है कि सिर पर टोपी और चेहरे पर श्रृंगार करके कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो वो है कथकली। और इस नृत्य में रंगों का अपना एक अलग ही महत्व है। जैसे कि हरा जो रंग है वो कुलीनता, देवत्व और सद्गुण का इंगित करता है। तो हरा रंग की विशेषता हमने जान लिया क्या क्या, कुलीनता, देवत्व और सद्गुण। और इसमें जो नाक के बगल में जो लाल धब्बा होता है वो है राजसी गौरव को इंगित करता है। और काला जो रंग है उसका उपयोग बुराई एवं दुष्टता को इंगित करने के लिए किया जाता है। और पूरी तरह से जो लाल रंग से पुताई कर किया हुआ चेहरा रहता है वो बुराई के लिए इंगित करता है, ठीक है। और पीला जो रंग है वो संतों एवं महिलाओं के लिए इंगित करता है। और सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना एवं देवत्व वाली प्राणियों के इंगित करता है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि इनके रंगों की अलग अलग विशेषताएं हैं, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके कुछ और अलग जो फैक्ट्स हैं उसको जान लेते हैं कथकली नृत्य के बारे में। कि कथकली नृत्य में नर्तक एवं नाटक दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो नृत्य यानी कि डांस और ड्रामा दोनों इसमें सम्मिलित है। और दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो डांस और ड्रामा है वो दोनों एक साथ किया जाता है कथकली नृत्य में। और इसकी जो विषय वस्तु है वो रामायण, महाभारत एवं पुराणों से वर्णित कहानियों में होती है, ठीक है। तो इसमें जो नाटक और नृत्य किया जाता है वो रामायण, महाभारत एवं पुराणों की वर्णित कहानियों से होती है। और इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहते हैं। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि पूर्व का गाथा गीत किसे कहा जाता है, तो कथकली नृत्य को, ठीक है। और इसमें नौरस नामक चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाई जाती है, ठीक है। और कथकली खुले रंग मंच या मंदिर परिसरों में किया जाता है। और प्रकाश के लिए पीतल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि पीतल के दीपक का प्रयोग हम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में करते हैं, तो कथकली नृत्य में, ठीक है। और कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ये है गुरु कुच्चुकुरु, गोपीनाथ, कोटकल शिवरमण, रीता गांगुली। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं 2, 3, 4 नाम है, ये सभी इम्पोर्टेंट नाम है। गुरु कुच्चुकुरु, ठीक है, और गोपीनाथ, कोटल शिवरमण, रीता गांगुली, ये सभी इम्पोर्टेंट है, कथकली नृत्य से संबंध रखते हैं। अब इसके बाद जो अगला नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और दूसरा है कथकली। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, कथकली नृत्य के बारे में पढ़ा। और आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोहिनीअट्टम। ये दोनों जो नृत्य है वो केरल राज्य से ही संबंध रखते हैं। और मोहिनीअट्टम में जो ये मोहिनी शब्द है, मोहिनी शब्द से लिया गया है क्या, मोहिनीअट्टम, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। ये जो मोहिनी शब्द है ये भगवान विष्णु का एक नारी अवतार है जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था। तो ये जो मोहिनी अवतार लिए थे विष्णु भगवान, वो कब लिए थे, जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। और क्यों लिया था, क्योंकि जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था तो मोहिनी ने वो अमृत असुरों को मोह लेकर देवताओं को दे दिया था। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया था, क्योंकि असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अमृत को असुरों से छीनकर किसमें दे दिया, देवताओं को दे दिया। और मोहिनीअट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्यांगनों द्वारा किए जाने वाला एकल नृत्य थे। ये किसके
द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो नृत्यांगनों द्वारा, ठीक है। और अप्रचलित होने के बाद मलयाली कवि जब यह नृत्य मोहिनीअट्टम जो नृत्य है यह अप्रचलित हो गया था, तो इसको प्रचलित करने पुनः जीवित करने का श्रेय वीएन मेनन एवं कल्याणी अम्मा को है, ठीक है। तो कल्याणी अम्मा एवं वीएन मेनन ने इसे पुनः जीवित करने का प्रयास किया और यह पुनः जीवित भी कर दिया इसको, ठीक है। और इसमें नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद एवं सुनहरी किनारी वाली साड़ी, जिसको हम कासाबू साड़ी के नाम से भी जानते हैं, उसी में सजाया जाता है। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता ही है कि कासाबू साड़ी का प्रयोग हम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में करते हैं? तो मोहिनीअट्टम में, जिसमें सफ़ेद एवं सुनहरी किनारे लगी होती हैं, ठीक है। और मूलभूत जो नृत्य ताल है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। ये चारों जो है वो नृत्य के 4 ताल हैं, ठीक है। और मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त किए जाने वाले वाद्य यंत्र वीणा, ढोल, बांसुरी, झाल और हाल ही के वर्षों में मृदुंग एवं वीणा को भी शामिल किया गया है। तो मृदुंग एवं वीणा जो है ये पहले से शामिल नहीं था, इसे कुछ वर्ष पहले ही शामिल किया गया है। पहले से जो वाद्य यंत्र इसमें शामिल है वो है वीणा, ढोल, बांसुरी और झाल। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, कि वीणा, ढोल एवं बांसुरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो वो है मोहिनीअट्टम, ठीक है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सुनंदा नायर जो है वो भी मोहिनीअट्टम से प्रमुख कलाकार है। और अगला जो है काला मंडलम क्षेमवती, ये भी मोहिनीअट्टम से संबंध रखती है। और अगला जो है माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन, ये सभी जो कलाकार हैं ये मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंध रखते हैं। और 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका भी निभाई थी। तो इसको संरक्षण किसने दिया था? त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने, ठीक है। और बालों में सफ़ेद चमेली का फूल भी लगाया जाता है। यह जो नृत्य है मोहिनीअट्टम, इसको करने के लिए बाल में सफ़ेद चमेली का फूल भी लगाया, जैसा कि आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हैं। इस नृत्य ने, इस नारी ने अपने बालों में चमेली का फूल लगाया हुआ है, ठीक है। और इसमें नृत्यांगना को केरल की सफ़ेद एवं सुनहरी किनारी वाली साड़ी, सुंदर साड़ी यानी कासाबू साड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। कि इसमें मोहिनीअट्टम में भी कासाबू साड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके आप जो प्राचीन ग्रंथ है वैभवमाला जो है, इसका एक प्राचीन ग्रंथ भी है। और मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है, जिसमें विष्णु या कृष्ण इसमें अधिकांशतः नायक होते हैं, ठीक है। तो विष्णु या कृष्ण जो है इसमें अधिकांशतः नायक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला नृत्य है वो है ओडिसी। ओडिसी के बारे में जान लेते हैं कि ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो ओडिसी जो नृत्य किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को। और इसके छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिया गया है। तो इसके छंद कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए गए हैं, ठीक है। और ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। तो इसको संरक्षण किसने दिया था? जैन राजा खारवेल ने। और यह नृत्य शैली संभवतः नाट्यशास्त्र में वर्णित ओंड्रा नृत्य पर आधारित है। तो ये जो ओडिसी नृत्य है ये किस शास्त्र के नृत्य पर आधारित है? तो ओंडा नृत्य पर आधारित है, जो कि नाट्य शास्त्र में वर्णित है, ठीक है। और यह नृत्य मुद्राओं और आसन के प्रयोग में भारतनाट्यम के समान ही है। तो भारतनाट्यम जो नृत्य हमने पहले पढ़ा है इसी के समान इसमें मुद्राएं एवं आसन किए जाते हैं, ठीक है। और यह नृत्य रूप जल तत्व के प्रतिबद्ध करता है, ठीक है। और मुख्य रूप से महामारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि महामारियों द्वारा किए जाने वाला भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है ओडिसी। और मोहरी जो शब्द है इसका प्रयोग देवदासियों के साथ किया जाता है, ठीक है। और ओडिसी जो उड़ीसा शब्द, यह जो ओडिसी नृत्य है ये कहाँ से संबंध रखता है? उड़ीसा से। और ओडिसी उड़ीसा राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और इस नृत्य का जन्म मंदिर के नृत्य करने वाली देवदासियों से
के नृत्य से हुआ है। तो इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है? नृत्य नृत्य मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है, ओडिसी नृत्य। ठीक है। और इस नृत्य के प्रमुख जो प्रतिवादक है उसमें गुरु पंकज चरण दास और गुरु केलू चरण महापात्र और सोनम माल सिंह और शेरॉन लोवेन और आनंदी दास, ये सभी जो हैं ये सभी ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं। और ओडिसी नृत्य का उल्लेख जो है हमें शिलालेखों में मिलता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा नृत्य है जिसको हम शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है और इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में दर्शाया गया है और साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो इसका जो शिलालेख में भी इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। और कहाँ कहाँ का शिलालेखों में मिलता है? तो ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में और कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ठीक है। और उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में भी ओडिसी नृत्य का हमें साक्ष्य मिलता है। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण भी प्रदान किए गए। ठीक है। तो यहाँ से भी हम ओडिसी नृत्य के साक्ष्य मिल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है मणिपुरी नृत्य। तो मणिपुरी नृत्य 18वीं सदी के मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? मणिपुर के राजा कौन थे? राजा भागचंद्र। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर प्रचलित किया था। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रचलित किया था जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसके मणिपुर नृत्य के कुछ प्रमुख विशेषताओं को भी जान लेते हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि यह इस नृत्य में तांड एवं लास्य दोनों सम्मिलित है। तो हमने पहले तांडव और लास्य पढ़ा था, ये दोनों सम्मिलित हैं इस नृत्य में, मणिपुरी नृत्य में, लेकिन इसमें लास्य पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। और राधा कृष्ण की प्रेम कहानी जिसे रासलीला हम बोलते हैं, यह नृत्य गायन की आवर्ती विषय है। और इसमें तीसरा जो विशेषता है यह कि इसमें जयदेव एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसकी रचनाओं का उपयोग किया जाता है? जयदेव एवं चंडीदास। और इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढके होते हैं। तो यह जो मणिपुरी नृत्य है इसमें चेहरे पर पतले घूंघट से ढके होते हैं। और इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैर की गति महत्वपूर्ण होती है। तो यह जो नृत्य है इसमें हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। और मणिपुरी नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थल के नाम पर पड़ा है। और यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। और सामान्यतः यह नृत्य नृत्यांगनों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। और मणिपुरी नृत्य के बारे में जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण के वाल्काय की कहानियां इसमें निर्देशित है। ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण के वाल्काय की कहानियां दर्शित है। ठीक है। और इसके 3 प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ये हाई हरोबा जो है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है हमारे एग्जाम में कि है लाई हरोबा शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह है मणिपुरी। और इसमें पेन्ना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मणिपुरी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेन्ना वाद्य यंत्र। और जागोई चोलाम जो है मणिपुर की 2 प्रमुख भाग हैं, जोगाई चोलेम। ठीक है। ये मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं। और इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। तो मणिपुरी नृत्य में कितने तालों का प्रयोग किया जाता है? 64। और नागबंद मुद्रा जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्र के मध्य से जुड़ा होता है। तो इसमें 8 के आकार में शरीर को बनाया जाता है मणिपुरी नृत्य में। और इसके जो प्रमुख प्रतिवादक हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि झावेरी बहने। झावेरी बहने में कौन कौन शामिल है? नयना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना। ये चारों जो है वो झावेरी बहने के नाम से भी जाना जाता है। ये भी शामिल है मणिपुरी नृत्य से। ठीक है।
और गुरु बिपिन सिंह भी है, जो गुरु बिपिन सिंह है वो भी मणिपुरी नृत्य से संबंध है। और एन माधवी देवी भी जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना और गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है और इसे पंगचोलेम भी कहा जाता है। तो हम इसे पंगचोलेम के नाम से जानते हैं कि वाद्य यंत्र बजाना और गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जिसे हम पंगचोलेम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला नृत्य है वो है कथक। कथक एक उत्तरी भारत नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। तो कथक कहाँ पर प्रचलित है? उत्तर भारत में। जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से। और कथक शब्द में जो कथा आया है, जिसका अर्थ होता है कहानी। यहाँ पर जो कथक शब्द में कथा जो शब्द है ना, वो जिसका अर्थ क्या होता है? कहानी। और यह नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जिसमें पहला है जयपुर घराना और दूसरा है लखनऊ घराना और तीसरा है बनारस घराना। और एक कम प्रसिद्ध भी है और एक कौन सा है? रायगढ़ घराना, ये भी प्रसिद्ध है। तो हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जयपुर घराना का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से? तो कथक से। और वैसे ही लखनऊ घराना और बनारस घराना से भी हमसे पूछता है। यहाँ से हमसे तो प्रश्न नहीं पूछता है, एक एक करके तो नहीं प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है। तो हम जान लेते हैं यहाँ इसको भी कि जयपुर जो घराना है यह भानु जी के द्वारा आरंभ किया गया था। तो जयपुर घराना किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भानु जी के द्वारा। और इस घराने में प्रवाह, गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो अगला घराना है वो है लखनऊ घराना। इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर अधिक बल दिया जाता है और यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर था। और उसके बाद जो अगला है घराना बनारस घराना। यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ और यह समरूपता पर विशेष बल देता है और इसमें फर्श पर अधिक प्रयोग है। इसमें फर्श का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो बनारस घराना में किसका प्रयोग अधिक किया जाता है? तो फर्श का। और इसको विकसित करने का श्रेय किसका जीता है? तो जानकी प्रसाद को। और उसके बाद जो अगला घराना है रायगढ़ घराना, यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था और यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। और उसके बाद जो अगला है पंढक, एक विशिष्ट रूपक होता है जिसमें नृतक जटिल बोल का पाठ कर नृत्य के द्वारा उनके प्रदर्शन करता है। ठीक है। और इसके जो प्रमुख प्रतिपादक है, जिसमें पहला है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी और दमयंती जोशी। ये सभी जो है ये कथक नृत्य के कलाकार हैं। अब उसके बाद जो अगला नृत्य है और लास्ट नृत्य कौन सा है? सत्रिय। और सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2000 ईस्वी में इस नृत्य को भारत के 8वीं शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष शामिल किया गया भारतीय शास्त्रीय नृत्य में? 2000 ईस्वी में। और यह कहाँ का नृत्य है? असम का। और 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप में शास्त्रीय नृत्य को प्रचलित किया गया था। और शास्त्रीय गायन में विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख मिलता है। तो शास्त्रीय नृत्य में किस भगवान की पौराणिक कहानियों का उल्लेख मिलता है? तो विष्णु का। और भोकोत, जिसको हम भगत के नाम से भी जानते हैं, भगत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य समूह में किया जाता है। और यह नृत्य में प्रमुख जो वाद्य यंत्र है ढोल, मजीरा और बांसुरी, ये तीनों जो है वाद्य यंत्र शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और अंकिया वाद्य शास्त्रीय एक प्रकार है जिसमें संगीतनात्मक नाटक सम्मिलित है। ठीक है। और धोती एवं पगड़ी नर्तकों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। तो धोती और पगड़ी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य में। और रेशम से बनी धुरी एवं चादर नृत्यांगनाएं द्वारा पहनी जाती है। तो इसमें जो पुरुष होते हैं वो धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते हैं और महिलाएं जो हैं वो रेशम से बनी धुरी एवं चादर का प्रयोग करती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं एक छऊ नृत्य के बारे में कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ सहित कुल 9 शास्त्रीय नृत्य माना है, जिसे 2010 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और यह पूर्वी भारत जैसे कि झारखंड और पश्चिम बंगाल
बहुत ही प्रचलित है यह नृत्य। तो संगीत नाटक अकादमी ने इसको सम्मिलित नहीं किया, इसको किसने सम्मिलित किया है? संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है। और इसे छौ नृत्य को 2010 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब यहाँ से एक बार इसको हम जितने भी यहाँ पर नृत्य है इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंध है, तो तमिलनाडु राज्य में किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली और जो मोहिनीअट्टम है ये दोनों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का नृत्य है, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसी से तो उड़ीसा है, और मणिपुरी से मणिपुर। और कथक जो है वो उत्तर भारत का, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से। और सत्रिया जो है वो उड़ीसा से है, ठीक है। सॉरी, सत्रिया जो है वो असम से, असम का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अब हमने जितने भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसको अच्छे से कवर कर लिया है। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को भी मैंने एक एक लाइन करके सभी को बता दिया है, ठीक है। अब नहीं लगता कि मेरे को नहीं लगता कि अब इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे। तो अब वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो करते हैं यहाँ पर समाप्त।